नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। दिल्ली पुलिस से जो अदालत में घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली पुलिस से बड़े सीधे और कड़वे सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस से क्या दिल्ली पुलिस कन्हैया को सुरक्षा प्रदान करने में, सुरक्षा देने में नाकामयाब रही? क्या दिल्ली पुलिस अगर लॉयर्स वहां पर कोई हरकत करते हैं तो उसको रोक नहीं पाती? क्या दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट खुद यह सवाल पूछ रहा है कि क्या आप सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? क्या दिल्ली पुलिस का इसके पास कोई जवाब है? यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें सबको पता है कि क्या क्या कैसे हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों बड़ी कमजोर नजर आ रही है। सबसे पहले आप यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशें भी कोर्ट जाते कन्हैया को हमले से नहीं बचा सकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली पुलिस न सिर्फ कन्हैया को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही, बल्कि वकीलों के दो गुटों की झड़प के दौरान तस्वीर उतार रहे एक पत्रकार को भी वकीलों ने पीटा और पुलिस तमाशा देखती रही। इतने पर भी पुलिस कमिश्नर का यही कहना है, कन्हैया के साथ मारपीट नहीं हुई। No, I don't think. You see, he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह दावा किया कि उनके पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत है। हालांकि बाद में कन्हैया की अपील का हवाला देकर कहा कि पुलिस जमानत का विरोध नहीं करेगी और कन्हैया के नौजवान होने के नाते वो एक मौका देना चाहेंगे। इस बीच कन्हैया को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देशभक्ति के नाम पर हाथों में तिरंगा लिए बवाल करते वकीलों की अगुवाई करते इस चेहरे को देखिए। ये उसी विक्रम चौहान का चेहरा है जो पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों पर हुए हमले में शामिल रहा। आज हम गुंडे बन गए हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो आप लोगों ने हीरो बना दिए हैं। वो कोर्ट रूम के अंदर कह रहे हैं आजाद कश्मीर हमारा है, आजाद कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। हम कुछ ना बोल रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में भय और आतंक का माहौल है। ये तस्वीरें हालात का जायजा लेने पहुंचे वकीलों के उस पैनल की रिपोर्ट की भी तस्दीक करती हैं। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कन्हैया पर हड़बड़ी में कार्रवाई का आरोप झेल रही दिल्ली पुलिस 2 दिन बाद वकीलों को समन जारी कर आगे क्या कदम उठाएगी। Already summoned 3 persons in this case. 3 lawyers had been issued summons. You see, I have to go by the... Including Mr. Yes, Vijay, who was today here. Including Mr. Chauhan had been summoned by police, and he had been summoned at 3 o'clock. I hope he will appear. मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी की बात करेंगे। मौजूद है, सब जानते हैं सुधांशु भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली पुलिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस किसी के कहने पर काम तो नहीं कर रही है? देखिए अभिज्ञान जी, जो भी घटनाएं हुई हैं कोर्ट में आज और कल, दोनों दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी प्रकार की हिंसा या हिंसा के समर्थन की कोई भी बात सर्वथा अस्वीकार्य है और भर्त्सना के योग्य है। मगर जो घटना हुआ है उसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, यदि न्यायालय के परिसर के अंदर कोई गतिविधि होती है तो वहां पर पुलिस की अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि वहां उसको न्यायालय के निर्देश या दिशा निर्देश में ही एक्ट करना होता है। वहां उस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है जितनी की बाहर है। दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष भी है कि आप जानते हैं कि वकीलों और पुलिस के बीच का संबंध बहुत संवेदनशील है। देश में अनेक बार इस विषय को लेकर बड़ा व्यापक हिंसात्मक संघर्ष भी हो चुका है, तो वह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है। फिर भी आज सरकार ने यह निर्देश दिया है और मेरी जानकारी के अनुसार अभी जो उसमें 3 वकील प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहे थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। तो अपने स्तर से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चौहान जो व्यक्ति हैं वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। वो मीडिया को बाइट देकर ये कह रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तान से जुड़े नारे लगाए, भारत विरोधी नारे लगाए, तो आप उसको हीरो बना देते हैं और हम लोगों को
आप ऐसे करार दे रहे हैं? ये चौहान साहब बाइट दे रहे थे जो अभी हमने आपको सुनाई स्टोरी में। देखिए अभिज्ञान जी, आपने जो बात कही है ये बात बहुत ही उपयुक्त बात है। हाँ, आप सोचिए कि ये लोग ये कहते हैं हाँ। कि यदि वो तिरंगा लहरा रहे हैं तो इस देशभक्ति के नाम पर एक नाटक कर रहे हैं, और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े, भारत की बर्बादी। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, आज हम भूमंडलीकरण उदारीकरण के दौर में जी रहे हैं। दुनिया का एक देश बताइए, चाहे वो चीन जैसा कम्युनिस्ट देश हो या तथा कथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वर्ग माने जाने वाले फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका हो, कि वहां की अदालत में आप खड़े होकर उस व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं जो कहता है इस देश को बर्बाद कर दूंगा, इस देश के टुकड़े कर दूंगा। यह सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहा है, जो एक बौद्धिक और एक राजनीतिक वर्ग ने क्रिएट किया है। यह भारत को बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना चाहिए। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी किसी ने मुझे लिखा है, अभी किसी ने मुझे फेसबुक पर लिखा है कि क्या मैं एंकरिंग जो है मैं ना मुल्क का नाम लूंगा ना व्यक्ति का नाम लूंगा, उसके लिए कर रहा हूं। तो ये मतलब आप लोग ये काउंटर रिएक्शन हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आप ये खाली बताना चाह रहे हैं कि आपके अपनी डेफिनेशन से एंटी नेशनलिस्ट कौन है। क्या ये समस्या नहीं है सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ। यदि कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित देशद्रोही है, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पूर्णतः कई वर्ष तक विचार करने के बाद दोषी माना गया और यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उसको फांसी दी, उसके बाद उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करना किस श्रेणी में आता है? देशभक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या देशद्रोह? और दुर्भाग्य है कि जिस सरकार ने उसको एग्जीक्यूट किया वो उन लोगों के साथ खड़ी है जो कह रहे हैं कि इसका कत्ल हुआ और कत्ल पे हम शर्मिंदा है। तो ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात हो रही है। अगर आप देखें तो इस ढंग की, और मैं एक और बात कहूंगा अभिज्ञान जी, देखिए ये एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा भी है। जैसे अभी आपने कहा कि आपको किसी ने इस प्रकार का ट्वीट किया, ये भावनात्मक अभी फेसबुक पर संदेश भेजा है, लोग इस तरह के रिएक्शंस लिख रहे हैं और इस तरह के रिएक्शन से सबको ऐतराज होता है। मुझे भी ऐतराज होता है, मुझे भी पूरा ऐतराज होने का अधिकार है, क्योंकि जो नहीं एक मिनट बहुत लोग, ना सिर्फ मैं और आप पहले भी इस चर्चा को कर चुके हैं न्यूज पॉइंट में, ना सिर्फ लोग ऐसा लिखते हैं, भाषा के स्तर को भी बुरी तरह से गिरा देते हैं। आपने मुझसे कहा भी था कि कोई भी उस स्तर को गिराए तो हमें ऐतराज है। अब एक कानूनी प्रक्रिया है, एक पुलिस की प्रक्रिया है जिस पर आज सवाल उठ रहा है, और ये जो इस तरह की भाषा लिखना, ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हो रहा है। तो एक की फ्रीडम ऑफ स्पीच गलत है, दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है। ये किस तरह की बहस हो रही है? देखिए आपने जो बात कही कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अलग अलग प्रकार के विचार दिए जा रहे हैं, अगर इसको सुधारना है तो जो जितना बड़ा है उसका उत्तरदायित्व उतना बड़ा होता है। राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व और बड़ा है। और जो सबसे पुरानी, सबसे बुजुर्ग पार्टी भारत के इतिहास की, जिसने 56 साल हुकूमत की, वो यदि ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जो सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति को जान की धमकी कि हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, यानी कत्ल किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने और राष्ट्रपति ने, उनके साथ खड़े होंगे तो यह समस्या बहुत विकट हो जाती है। इस ढंग के भावनात्मक मुद्दों को भड़काना नहीं चाहिए था। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ये बताइए जब कोई कार्रवाई हुई थी, अगर उसको केवल कानूनी कार्रवाई होने देते और ये वाम दल और कांग्रेस नहीं कूद और पड़ते, बीजेपी तो भावनाएं इतनी नहीं के लोगों के साथ खड़ी है जो आपको संदेश लिखकर ये कह रहे हैं कि आप किसके लिए एंकरिंग कर रहे हैं। बीजेपी क्या इस तरह के वॉइसेस के साथ खड़ी है जो आपको संदेश लिखकर कह रहे हैं कि आप किस तरह की एंकरिंग कर रहे हैं या किसके लिए एंकरिंग कर रहे हैं? इस तरह की भाषा और शब्दावली का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और अभिज्ञान जी ऐसा नहीं है, ये हम लोगों के ऊपर भी आती हैं। हम लोगों के बारे में भी अनेक अनेक प्रकार के अपशब्द सोशल मीडिया के ऊपर बोले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिन चीजों से भावनाएं भड़कती हों उस पर संयम रखना चाहिए। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक जमाने में जब वो बर्मा के मुसलमानों की फोटो आ गई थी सोशल मीडिया पे, कितनी हिंसा हुई थी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ और मुंबई में। उस समय एक संयम रखा गया था उस भयंकर संवेदनशील इशू पर भी। इसी प्रकार से इस समय भी थोड़ा संयम रखा जाए, हिंसा की भर्त्सना की जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए। ठीक है, कानून को अपना काम करने देने के पॉइंट पर हम वापस आते हैं। दिल्ली पुलिस को लोग ये देख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या उसका काम इस वक्त वन साइडेड है, जो मेरा पहला और मूल प्रश्न था। देखिए पुलिस के साथ
कल इसी प्रोग्राम में मुझसे सुधांशु जी, विजय गोयल जी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस को समय दीजिए, दिल्ली पुलिस को समय दीजिए। आज एक और घटना हो गई। आज ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है ये वकीलों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। बाद में ये बताया गया कि हाँ साहब 3 लोगों को उसमें आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें से एक व्यक्ति स्वयं मीडिया से बात करके उनको बाइट दे रहा है। तो ये भी नहीं कि उनको पहचानना या इस तरह की कोई दिक्कत है। ओपी शर्मा के मामले में हमने देखा ओपी शर्मा ने कैसे अपना बयान बदल दिया बाद में। तो इसीलिए लोग जानना चाह रहे हैं ना कि भाई जो चीजें नजर आ रही हैं, जो चीजें स्पष्ट हैं, उस पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। देखिए, पुलिस अपनी कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। इस विषय में आप दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव से बेहतर पूछ सकते हैं। पर पुलिस के साथ ये होता है कि दोनों पक्ष जो होते हैं आरोपी, वो एक मौके पे आरोप यही लगाते हैं कि साहब दूसरे का पक्ष लिया जा रहा है। अंततः पुलिस का काम साक्ष्य इकट्ठा करना है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, न्यायालय निर्णय लेगा। और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक 5 सदस्यीय समिति बना दी है। तो अब उसके बाद जो भी उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। मगर एक बात मैं कहूंगा अभिज्ञान जी, हम सब ने बचपन से पढ़ा है और यह सिद्धांत है कि व्यक्ति से बड़ा होता है संगठन, संगठन से बड़े होते हैं संस्थान, और संस्थान से बड़ा होता है राष्ट्र। यदि व्यक्ति पर अटैक हुआ है, असॉल्ट हुआ है, तो वह जितना निंदनीय है, राष्ट्र पर आघात उससे 100 गुना ज्यादा निंदनीय है। पर दुर्भाग्य है कि दूसरे पक्ष के बारे में मौन धारण करके एक पक्षीय प्रस्तुतिकरण करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। हाँ, नहीं आपने कहा ना सबसे बड़ा होता है राष्ट्र। मैं एक मिनट अपने आउटपुट एडिटर दीपक चौबे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों को, वकीलों को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप जाइए पटियाला हाउस कोर्ट, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए ना। ये भी तो सुधांशु जी बहुत जरूरी है। वहां से आने वाले वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनिए। दिक्कत तो यहां पे भी आ रही है ना। आपने शुरुआत में कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पुलिस के दायरे से बाहर होती हैं क्योंकि वो किसी न्यायालय के परिसर में होती है, पॉइंट टेकन। इसीलिए जब कोर्ट ने कहा कि आप जाइए देख के आइए कि पटियाला हाउस कोर्ट में क्या स्थिति है, वहां से लौटने पर, खाली ये झंडा फहराने की बात नहीं है, वहां से लौटने पर वो वकील क्या कह रहे हैं, ये भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इन सबके बीच अभी तक तो मैं जो पत्रकारों पर वापस हमला हुआ है उस विषय पर भी नहीं आ रहा हूं। तो कहीं पर तो माहौल, आप बार बार कह रहे हैं कि अरे संवाद हो, मैं खुद कई दिनों से कह रहा हूं संवाद हो, संयम रखने की जरूरत है। ये संयम कौन नहीं रख रहा है? क्या ये वकील वो संयम रख रहे हैं जो पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं? वो ये कह रहे हैं कि उन वकीलों की तरफ से भी क्या कोई संयम रखा जा रहा है? पढ़ा लिखा वर्ग है देश का, वकालत वो प्रोफेशन है जिसने देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए, तो वो संयम रख रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये आज ऐसा परिदृश्य उत्पन्न क्यों हुआ, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हमला हुआ था अयोध्या में। आतंकवादियों के पक्ष में उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालयों के सभी वकीलों ने निर्णय लिया था कि हम इनकी वकालत नहीं करेंगे। और उसके चलते 2005 में उत्तर प्रदेश के कई जिला न्यायालयों में बम विस्फोट किए गए। उसके बाद क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार आई और उसने उन लोगों से केसेस विड्रॉ किए, आतंकवाद के आरोपियों से, जिन्होंने अदालत परिसर में बम फोड़ा था। और केंद्र की सरकार बैठी देखती रही। आखिर में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, तब हुआ। तो जब आपने एकदम राष्ट्रवादी स्थिति के साथ चल रहा था न्यायालय, वहां पर आपने 12-13 वर्षों में राजनीति करके इस प्रकार की स्थिति को पहुंचाया है। यह बहुत दुखद है। कम से कम एक बेयर मिनिमम लाइन होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए। चाहे जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस हो या ब्रिटेन, अमेरिका हो या चीन, यह कहीं नहीं होता है। दुर्भाग्य से सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, दुर्भाग्य से आप बार बार कह रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं, आज नहीं किसी और चर्चा में, कि बहुत सारी जगहों का इतिहास है, बहुत सारी जगहों का इतिहास है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इतिहास में बगैर जाए बगैर। हाल की टाइम मैगजीन में कवर स्टोरी थी इस बात को लेकर कि कैसे जर्मनी की एक पॉलिसी जो है वो रेफ्यूजीज को वेलकम करती है। और ये उन्होंने फैसला किया है जो कि खास तौर पर सीरिया से आ रहे हैं। सीरिया की स्थिति आपको पता ही है सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन उस पर बहस हो रहा है, उस पर कई सारे मसले हो रहे हैं जो वहां के राज्य और वहां के रीजन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक पक्ष खड़े होकर वो आलोचनाएं हो रही हैं। मैं बहुत बहुत ताजा उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में। पॉइंट मेरा यह है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि खाली ये हिंदुस्तान में होता है कि लोग वो राष्ट्र विरोधी आवाजें खड़ी कर देते हैं, ऐसा नहीं है।
नहीं, देखिए मैं एक बात कहता हूं, जो आपने कहा रिफ्यूजीज के मैटर को लेकर सीरिया और यूरोप में जो हो रहा है, हमारे यहां तो उससे ज्यादा हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जिनको आईएमडीटी एक्ट को क्वेश्चन करते हुए 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम इज लाइक एग्रेशन ओवर इंडिया, उसके लिए लोगों ने कहा इनको तो नागरिकता दे दीजिए। हमारे यहां तो बहुत ज्यादा आगे किया गया। मैं एक बात से आप पूछता हूं, संसद के हमले का मुख्य आरोपी था अफजल गुरु। 9/11 हुआ था, उससे 3 महीने बाद संसद का हमला हुआ था। जो 9/11 का मास्टरमाइंड अबू हमजा था, एक घटना बताइए कि अमेरिका के टीवी चैनलों ने बैठकर, या अमेरिका के बौद्धिक प्रतिष्ठान ने, या अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने अबू हमजा के साथ अन्याय हुआ इस पे बहस की हो, बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ भारत में होता है और बहुत दुखद है। राजनीति करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राजनीतिक विरोध की स्वतंत्रता है, पर उसके लिए राष्ट्र विरोध की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन एक मिनट मैं आपसे एक मिनट प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं पहले वो आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जो वापस हम बहुत सारे मसलों की तरफ जा रहे हैं। जो वकील गए वरिष्ठ पटियाला हाउस कोर्ट में, वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने 5 वकीलों का एक कोर्ट कमिश्नर्स की तरह अपॉइंट करके उनको तुरंत सिक्योरिटी के साथ पटियाला हाउस भेजा है कि वो वहां पर खुद देखकर बात करके आएं और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि वहां क्या व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अभी ऐसी सिचुएशन में कन्हैया कुमार की जो हियरिंग है उसको स्थगित कर दिया जाए, और अब जब वो रिपोर्ट आएगी तब सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए वेट कर रहा है कि ये कमिश्नर्स आएं और बताएं कि वहां पटियाला हाउस में क्या हुआ, क्या स्थिति है। एक आखिरी पॉइंट आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार सबको पढ़ते जाने की। उसमें से एक बड़ा सरल सा सवाल किसी ने पूछा है, ये मोदी जी पाकिस्तान क्यों गए थे नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में? लोग किसी का प्रश्न, वो वरुण जी का प्रश्न है, सिर्फ वो पढ़ के सुना रहा हूं आपको, सारे तो नहीं पढ़ के सुना सकता, संभव नहीं है टीवी टाइम में। अभिज्ञान जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैंने नहीं, वरुण जी ने पूछा है। मोदी जी पाकिस्तान गए थे, उससे ही कनेक्शन देख लीजिए। जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान के सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों ने, सभी दलों ने एक स्वर में स्वागत किया था। आलोचना की थी तो सिर्फ हाफिज सईद ने, और उसी हाफिज सईद को स्वर में स्वर दिया था भारत की धरती से बैठकर इन्हीं वामपंथियों और कांग्रेस के लोगों ने। अब आप खुद सोच लीजिए, मोदी जी पाकिस्तान गए थे, उसके बाद किसकी क्या प्रतिक्रिया थी, कौन किसके पाले में खड़ा था, वही आज भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह एक घोषित प्रवृत्ति हो गई है भारत की राजनीति की। यह राजनीति नहीं है, यह निश्चित रूप से राष्ट्रनीति का विरोध है।